प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। देखिए प्लीज सुनिए, ध्यान सुनिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है, मतलब यानी कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस पढ़ना है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन नहीं है। सबसे पहली बात, इससे पहले तक लीनियर प्रोग्रामिंग में दो टॉपिक हुआ करते थे, एक होता था प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और एक होता था प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हमारे सिलेबस से भी हट गया है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्यूशन बचा है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ही मुश्किल थोड़ा टॉपिक पढ़ा करता था, मतलब हमें पहले प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम हमें दी जाती थी उसकी लीनियर इक्वेशंस फॉर्मुलेट करनी पड़ती थी, बनानी पड़ती थी पहले इक्वेशंस, और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ठीक है। लेकिन अब सीधे सॉल्व करना है, और ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। वेरी गुड। 11th क्लास में हमने जो लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा था ना, उस लीनियर इनइक्वालिटी में हमने ग्राफ्स पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। तो वही ग्राफ बनाने हैं और बस उन्हीं ग्राफ में आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढना है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम सॉल्यूशन? किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में रहकर, वेरी गुड, किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो मतलब कुछ कंस्ट्रेंट के बीच में रहकर उस सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन ढूंढना ही क्या कहलाता है? ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब ये नहीं कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये नहीं होता कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं, कारण क्योंकि बेस्ट सॉल्यूशन का मतलब तो है सर सिनेरियो आप बदल दीजिए तो उससे बेस्ट रिजल्ट भी मिल सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? अगर आपने कंस्ट्रेंट बदल दिए तो हो सकता है कि उससे अच्छा रिजल्ट भी आ जाए जो आपने रिजल्ट सुझाया है, लेकिन आपको अपने कंस्ट्रेंट के बीच में रहकर, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी उस सिनेरियो में रहकर, जिस सिनेरियो में आप काम कर रहे हैं उस सिनेरियो में रहकर सबसे अच्छा सॉल्यूशन ढूंढना है। मतलब ये नहीं कि हमने कहा सर, हमने बता दिया कि भाई हमें लोगों की मोबिलिटी को बढ़ाना है, तो लोगों की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कहेंगे कि सर एक काम करिए, शहरों को खाली करा दीजिए, ठीक है ना, और शहर खाली करा करा करके नए नए शहर बसा दीजिए इंडिया में। कुछ बात समझ में आई ना? मोबिलिटी मतलब समझते हो ना, मूवमेंट की आसानी, ईज ऑफ मोशन इज नॉन एज मोबिलिटी। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई हमें गुड़गांव की या दिल्ली की मोबिलिटी को बढ़ाना है, तो मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या तरीके अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? और ये सब इंजीनियर्स के सामने टास्क आते हैं, ये प्रोजेक्ट्स आते हैं इंजीनियर्स के सामने, ठीक है ना। तो आपको वो मोबिलिटी बढ़ानी है तो आप उसके सामने ये सजेशन नहीं देंगे कि सर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि दिल्ली की पॉपुलेशन को 4 हिस्सों में बांट दीजिए और वहां से एक चौथाई लोगों को अलग अलग शहरों में ले जाकर के बसा दीजिए, तो थोड़े लोग पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो इसका मतलब अपने आप ही मोबिलिटी बढ़ जाएगी। दिस इज नॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन वो होगा कि आप उसी कंस्ट्रेंट में रहते हुए, उसी दिल्ली के उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए कैसे मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज कैसे ला सकते हैं, ऐसे तरीके कैसे ढूंढ सकते हैं जिससे कि लोगों का जो मूवमेंट है वो आसान भी हो जाए और हमारी उस सिनेरियो में कोई चेंज भी ना आए। कुछ बात समझ में आ रही ना? तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रहकर सबसे अच्छा सॉल्यूशन सुझा देना। क्लियर? अब ये काम हम लोग यहाँ जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग जनरली ऐसा इंजीनियर जब काम करेंगे तो हमें कंपनी के लिए काम करना है, और कंपनी के लिए काम करना होता है तो दो ही चीजों पर कंपनी फोकस करती है। वेरी गुड। कॉस्ट क्या है? मिनिमम। प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए और जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो, ठीक है ना। ये दो बातों पर बहुत फोकस करती है कंपनी, ठीक है ना, कि लोवेस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट प्रॉफिट, ठीक है ना, इस पर काम करेंगे। तो जब हमें किसी चीज का प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना होगा, ऑप्टिमाइज करना मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढना, तो हम उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सकता है और इसी सिनेरियो में रहकर कैसे हो सकता है। समझ रहे ना? जैसे आप कहने लगे सर मेरा बेस्ट रिजल्ट आ जाता अगर मैं ना यहाँ ना होकर नानी के घर पे होता, वहां पढ़ता तो मुझे वहां ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता, मैं वहां पर ज्यादा अच्छा पढ़ लेता। भाई उस कंडीशन में नहीं जाना आपने इसी कंडीशन में रह के, वहीं रह के जहां रह रहे हो वहीं रह करके अपना बेस्ट रिजल्ट आना है। तो आपका अपना बेस्ट उस समय का जो होगा वही ऑप्टिमम होगा बस, क्योंकि हो सकता है कि उस कंडीशन में आपके पास 4 ऑप्शन हो, लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन को आपको चुनना है, ठीक है ना, वही ऑप्टिमम कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हम कोशिश करेंगे कि उसी सिनेरियो में रहकर कैसे हम लोग तरीका लगाएं ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, और कॉस्ट क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। इससे पहले तक हम लोग जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते थे उसमें ज्यादातर डाइट प्रॉब्लम आती थी, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आती थी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आती थी। पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स का एक कोर, अपने आप में कोर टॉपिक है। ये कोर टॉपिक होने का मतलब ये मैथ्स का टॉपिक है, और आगे चल करके मैथमेटिक्स में इस चैप्टर के नाम पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, समझ गए ना। ऑपरेशन रिसर्च के नाम से एक चैप्टर पढ़ा, मतलब एक बुक पढ़ी जाती है, यानी कुल मिलाकर एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। एमटेक में या एमएससी में मिलेगा जाकर के, बीटेक में भी नहीं मिलेगा। तो ऑपरेशन रिसर्च के नाम से जो पूरा इतनी मोटी सी किताब होती है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, उसमें हमें सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि कैसे हम लोग
क्रिटिकल प्रॉब्लम्स का भी सबसे बेहतर सॉल्यूशन सुझा सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो इसलिए इसका आधार तो यहाँ है, लेकिन काम बहुत आगे तक देगा। बार बार कह रहा हूँ, बहुत मजे का, बहुत ही काम का चैप्टर है ये। तो इतना पता नहीं क्यों लोगों ने रिड्यूस कर दिया इसको, कोई मतलब नहीं बनता था। क्योंकि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जितना ज्यादा जरूरी था ना, उतना ही ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा जरूरी सॉल्विंग है ना, उतना ज्यादा जरूरी फॉर्मुलेशन भी है। कारण ये कि आप अपने कंस्ट्रेंट में रहकर अपनी क्या बना सकें, वो हदें बना सके कि किस हद में आपको काम करना है। खैर छोड़ो, अब वो देखेंगे बाद में। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का मौका मिला तो बाद में कर लेंगे, पहले सॉल्विंग पर आ देते हैं, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको कुछ कंस्ट्रेंट दिए जाएंगे और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन? सर वो चीज जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है। जैसे अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा, ठीक है? और अगर कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो सर कॉस्ट क्या करनी होगी, मिनिमम। तो कॉस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लेकिन वो सब भी नहीं है सोचना आपको, वो खुद ही आपको क्वेश्चन में देगा कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये 4 कंस्ट्रेंट हैं, आपको इन कंस्ट्रेंट में रहकर के इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन देना है। क्लियर? तो सीधे सीधे आपको इक्वेशंस दूंगा मैं, उन इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं और उन ग्राफ को देख करके उनका बेहतरीन सॉल्यूशन ढूंढना है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन ही बताता हूं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अलग से इसमें कुछ पढ़ा दूं, पढ़ाने जैसा कुछ बचा ही नहीं। मैंने जो बताया उतना ही पढ़ाना था बस इसमें, ठीक है? क्वेश्चन ही करने हैं सीधे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है z इज इक्वल टू, z मतलब क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव फंक्शन 20x प्लस 10y, z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y, ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है। और ये कुछ कंस्ट्रेंट दिए हैं, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 30। दूसरा कंस्ट्रेंट दिया है 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी ये 40 है, ठीक है ना? x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 40 और ये है ग्रेटर देन 30। ओके जी। और एक है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 और x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली बात आप इसको समझिए, कहना क्या चाहता है। मजा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मजा तभी आता है जब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हैं, क्योंकि आपको पता चलता है यार ये क्या कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं आपको एक टाइप का एग्जांपल बता देता हूं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि आपको कहा कि हमें जवानों के लिए डाइट बनानी है, सोल्जर्स के लिए डाइट बनानी है, और वो डाइट में विटामिन भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होने चाहिए और फैट भी होना चाहिए। तो इतना इसमें विटामिन, इतना फैट और इतना प्रोटीन चाहिए मुझे। ये प्रोटीन, विटामिन और फैट्स जो है, हमें 2 टाइप के फूड अवेलेबल हैं। कहां पर? मार्केट में 2 टाइप के फूड्स अवेलेबल हैं, उन फूड से मिलता है। तो हम वो फूड्स कितना कितना क्वांटिटी में खरीदें ताकि सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और हमारी कॉस्ट भी मिनिमम आए। समझ में आ रही बात ना? मतलब वो रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है और मिनिमम कॉस्ट लानी है। समझ में आ रही बात ना? ये सपोज करिए कि आपने कहा कि भाई मुझे कैलोरी देनी है लोगों को, ठीक है ना, या प्रोटीन्स देने हैं। तो प्रोटीन देने के लिए सर दाल भी खिला सकते हैं और अंडे भी खिला सकते हैं। अब क्या खिलाना चाहिए, वो बेहतर सॉल्यूशन आपको ढूंढना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने कहा सर एक काम करते हैं सारे दाल ही खिला देते हैं। हम कहेंगे नहीं, अगर इतना अमाउंट दाल का लें और इतना अमाउंट अंडे का लें तो दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, मतलब सामने वाले की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और हमारे लिए कॉस्ट भी कम आएगी। समझ में आ रही बात ना? यही सॉल्यूशन ढूंढना आपका काम है। सबसे ज्यादा मैनेजरियल स्किल्स में इसका काम आता है। एमबीए का तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एमबीए का। मैंने बताया ना आपको, मास्टर्स डिग्री में पढ़ने को मिलेगा, तो एमएससी में या तो एमटेक में या तो एमबीए में। तो ये सब मतलब मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के लिए ही है सही मालूम बना हुआ चैप्टर, ठीक है? तो यहां क्या दिया इसने कि सर ये दोनों, ये मतलब कुल मिला जुलाकर 3 कंस्ट्रेंट है, इनको कंस्ट्रेंट कहते हैं। और ये चौथा कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि जो x और y है, आप ऐसे समझ लीजिए कि x और y को 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उनको हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या उनके हम लोग उन पे प्रॉफिट ले रहे हैं कुल मिला जुलाकर। तो उसके लिए इसने कहा कि ये जो x और y है दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। पहली बात तो इस लास्ट वाले का मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब है कि पूरा का पूरा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, मतलब जो भी बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव, लेस देन और इक्वल टू या लेस देन 0 होता है तो नेगेटिव। समझ में आ रही बात ना? लेकिन यहां पर ये 3 इक्वेशंस को ध्यान में रखना है और बस क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सर ये क्या ग्राफिकल ग्राफ की कॉपी पे करना है? नहीं, सिर्फ आइडिया लगा करके ग्राफ बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली। अब इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेस पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? बन गया ना? वेरी गुड। क्या कह रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा था चैप्टर इतना मुश्किल है नहीं, ये सब हो जाएगा बड़े आराम से। सबसे पहले आप पहली इक्वेशन को उठाइए, x प्लस 2y। क्या है इक्वेशन? x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 40। ये बच्चे ध्यान लगा उधर। अब इसको लेस देन इक्वल टू नहीं लिखना है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसको इक्वल कर लेते हैं, इक्वल टू 40।
तो x की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? y की वैल्यू 20 है सर y की वैल्यू 20, x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 20, y बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू 40। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो जाएंगे? 0, 20। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 40, 0। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया। अब सर जब ये दोनों हमें मिल गए तो हम इसके हिसाब से x बराबर 0, y बराबर 20 कहां पर लाई करेगा? ये ओरिजिन है मेरा, मान लीजिए कि ये रहा आपका x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 20, ये रहा यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना? 0, 20 समझ पा रहे हो ना? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 20। दूसरा 40, 0 सर ये रहा यहाँ पर कहीं 40, 0, ठीक है? 40, 0। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना? इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बना दी। अब दूसरी लाइन के लिए आ जाइए जल्दी से। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू बोलो 10। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 30। भाई x इक्वल टू 0 रख रहे हैं ना, तो y इक्वल टू 30, तो हो जाएगा 0, 30। और एक बार सर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 10। तो इसका मतलब एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 10, 0। ध्यान रखिएगा x का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा, y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाएगा। तो 10, 0। तो बताइए पहला कोऑर्डिनेट 0, 30। तो 0, 30 इसके कहीं ऊपर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो 0, 30 हमने इससे थोड़ा सा ऊपर बना दिया, ये रहा हमारा 0, 30, ठीक। इसके बाद 10, 0। तो 10, 0 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा सर, 10, 0। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन जो बनाएंगे ये क्या कहलाएगा? हमारा दूसरे वाली लाइन की इक्वेशन, मतलब ग्राफ हो गया दूसरे वाली लाइन का। तीसरे में क्या दिया गया है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। सर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर बताइए क्या आ जाएगा? 20। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट आपका 0, 20। एक बार सर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर बताइए क्या आ जाएगा? x बराबर 15, कितना आएगा? 15। तो सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 15, 0। तो बताइए एक पॉइंट तो हो गया आपका 0, 20। तो 0, 20 तो यही रहा, ये रहा पहला वाला पॉइंट ही, वही सेम पे कॉन्सर्ट कर जाएगा। और एक है 15, 0। तो सर इसके कहीं इधर होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? तो अब की बार इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ रही बात ना? बहुत ध्यान से देखते जाइएगा जो बता रहा हूँ। लो जी, इस वाली लाइन पे लिखवाओ। ये पहली बार, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है? ये वाली कौन सी है? ये सबसे पहली है ना? x प्लस 2y इक्वल टू 40, बोलो है कि नहीं? ये वाली लाइन कौन सी है? ये बताओ, ये वाली ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 30। 3x प्लस वाई इक्वल टू 30, ये वाली लाइन बताओ कौन सी है? सर ये है 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? x बराबर 0 की लाइन बताओ, x बराबर 0 की लाइन ये रही, y बराबर 0 की लाइन बताओ ये रही। x एक्सिस की इक्वेशन को कहते हैं y बराबर 0 और y एक्सिस की इक्वेशन को कहते हैं x बराबर 0। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब सर पूरा हमने ये बना तो लिया, बस इसको शेड करना है। कौन से रीजन को शेड करेंगे? ऑलरेडी जानते हैं हम लोग, है ना? ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि सर अगर लेस देन दिया होगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ग्रेटर देन दिया होगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो लाइन के ऊपर हाथ रख लीजिएगा, जैसे पहली इक्वेशन उठाई हमने x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये देखिए इसके क्या कहा गया है? इसके नीचे, मतलब इक्वल सबको ही लेना देना नहीं, बस इक्वल को तो लेना ही लेना है, मतलब वो उसके साथ आ ही जाएगा, ठीक है ना? इंक्लूड हो जाएगा। लेस देन का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसके ऊपर हमने अगर ऐसे यहाँ पे हाथ को रख लिया तो नीचे की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। समझ में आ रही बात ना? अभी बनाएंगे नहीं, क्योंकि एक बार पूरे का कॉमन देखेंगे, कॉमन कहां पड़ रहा है। तो इस पे हमने ध्यान लगा लिया कि इसके नीचे आएगा। क्लियर? दूसरी वाली इक्वेशन क्या दी है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 30। ये कहां है? ये रही। इसके कहां आएगा? ऊपर। सर इसके ऊपर, इसके नीचे, तो हमें आइडिया लग रहा है उधर की साइड होगा। चलो जी, फिर 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये भी इसके भी ऊपर। तो सर इसके, ये वाली लाइन ये रही, इसके ऊपर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये कह रहा है कि वैल्यू ये भी हो सकती है, लेकिन ये कह रहा है कि वैल्यू ये होनी चाहिए। अब बताओ दोनों को सेटिस्फाई करती हुई वैल्यू कौन सी है? ऊपर वाली है। आर्यन ध्यान लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। ये लग रहा है भले ही आसान, ठीक है? मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ कि एक दो प्रॉब्लम भी होगी तो काम बन गया। पेपर के लायक बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है पेपर में, ठीक है ना? मैंने कहा ये वाली लाइन कह रही है कि इसके ऊपर सारा चलेगा, इसके ऊपर जो भी वैल्यू है, यानी यहाँ वाली जो वैल्यू है ना वो भी इसको सेटिस्फाई कर रही है, नीचे वाली को। लेकिन सर इसको नहीं सेटिस्फाई कर रही है, हमें वो वैल्यू लेनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करें। तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला जो एरिया होगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? बहुत अच्छे।
अब कौन सी, अच्छा एक और बात, इसके भी ऊपर की बात कर रहा है, तो अब इसके ऊपर में ये वाला एरिया तो छोड़ देंगे, लेकिन ये देखो ये जा रही है लाइन, तो इसके इधर का एरिया लेंगे, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये बताओ ये कौन सी लाइन है, y बराबर 0, इसका भी ग्रेटर है, तो ग्रेटर मतलब ऊपर की ओर, और x ग्रेटर देन 0 तो इधर की ओर ही होगा। मतलब कुल मिला जुला कर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हिस्सा बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, ये हिस्सा इसके ऊपर की ओर सर, ठीक है ना, इस वाली लाइन के भी ऊपर की ओर सर, और इस वाली लाइन के भी इधर की ओर, यानी ये हिस्सा शेड के जाएगा। नहीं, ये किस तरह जाएगा, ये कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर मैंने इस हिस्से को ले लिया इसको, तो इसका मतलब है वो इसके ऊपर तो आ रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है उसको, लेकिन इस वाले के तो नीचे आ जा रहा है ना। लेकिन ये वाली लाइन क्या कह रही है, ये वाली लाइन कह रही है कि नहीं, बियॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब ये रीजन जो है वो शेड हुआ। बोलो बात समझ में आएगी नहीं सर, जो रीजन शेड हुआ है ना, उस रीजन के अंदर कुछ पॉइंट्स आएंगे, कॉर्नर पॉइंट, उस रीजन के शेडेड पोर्शन के कॉर्नर पॉइंट देखने होंगे। तो सर इसमें कितने कॉर्नर बन रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उस क्वाड्रिलेटरल में 4 कॉर्नर बन रहा है। इस कॉर्नर की वैल्यू बताओ क्या है, इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, 15,0। वेरी गुड। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आपने पहले लिख लेने चाहिए थे, लेकिन लिखे नहीं, तो आप लिख लो, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 15,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 40,0। 2 हो गए सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, तो हम इन 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करके पता करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो इन 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्लियर है, और ये वाला जो पॉइंट है वो इन 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। बताओ ये कौन कौन सी 2 लाइन है, बार बार जोर दे रहा हूं, ये वाली कौन सी है सर, ये वाली है 3x प्लस वाई इक्वल टू 30, और ये वाली कौन सी है, x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो सर एक काम कर लेते हैं, इसको 3 बना लें या तो इसको 2 बना लें। तो चलो मैंने एक बार इसको 2 बना लिया, ये हो जाएगा आपका क्या, 6x प्लस 2y इक्वल टू 60, और ये हो जाएगा सर x प्लस 2y इक्वल टू 40। माइनस करने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 5, 60 में से 20 गया, 40 गया 20। x बराबर कितना आ गया 4, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू यहाँ 4 रख दीजिए, तो y बराबर बताइए सर 4 3 का 12, 12 उधर चला गया तो 18, y बराबर 18। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए सर 4,18। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है। अब एक पॉइंट और मिला, ये रहा कॉर्नर पॉइंट, ये रहा। प्रेरणा बात समझ में आ रही ना। तो बच्चे ये वाला कौन सी वाली लाइन को लेकर के है सर, इस वाली लाइन को लेकर के है, इसको भी बना लेते हैं। कितना देखेगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। ये वाला इस वाली लाइन, बार बार कह रहा हूं इस वाली लाइन को, और ये वाला पॉइंट किस लाइन को लेकर के है, ये कौन सी वाली है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 30। एक काम करते हैं, इसमें भी वही काम कर लेते हैं, इसको हम 3 बना लेते हैं नीचे वाले को। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, और ये वाला हो जाएगा कितना, 9x प्लस 3y इक्वल टू 90। ठीक है, देखते हुए जाना आदित्य, ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि ये जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, मैं थोड़ा गलती हो देगी, है कुछ नहीं इनमें, होते हैं बहुत एकदम आसान है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कोई आसान टॉपिक होगा। आपको लगेगा यार ये तो ग्राफ ही तो बनाने, 10th क्लास में भी बनाए हैं, 11th में भी बनाए हैं, फिर से बनाने हैं, और बस इतना पर्सन बढ़ गया। इसमें बस ये काम बढ़ा है केवल कि ये जो 2 पॉइंट, मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे उनको क्या करना है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, सॉल्व करके, लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो आप मुझे बताएंगे माइनस करने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो भाई बोलो ये खत्म। 4 में से 9 गया माइनस का 5x, 60 में से 90 गया माइनस का 30। सर x बराबर 6, x की वैल्यू अगर 6 रख दूंगा तो भाई बताइए कितना जाएगा, x की वैल्यू 6, 24 उधर जाएगा, 60 में 24 गया 36, 3 से डिवाइड करा दी सर, y बराबर 12। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 12 आ गई। बोलो यहां तक कोई समस्या अभी तक नहीं सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 6,12। अभी बताओ कोई डाउट हो तो। मान लेते हैं कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मान लेते हैं कि हमें ये क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि कोई कंपनी 2 टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म करती है, एक x टाइप और एक y टाइप। मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर कि एक कंपनी जो है वो शूज बनाती है, और शूज के साथ साथ और कोई चीज ले सकते हैं, सॉक्स भी बनाती है, ठीक है ना, चलो शू सॉक्स। तो अब इस पे उसको प्रॉफिट होता है कितने का, पर यूनिट 20 रुपए का पर यूनिट। एक अगर पेयर ऑफ शू बिकेगा तो उस पर क्या होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट, और अगर एक पेयर ऑफ सॉक्स बिकेगा तो उस पर प्रॉफिट है 10 रुपए का। अब हम ये चाहते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन किसका करना चाहिए ताकि हमारी कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। समझ में आ रही बात ना,
अभी क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब है कि हम अब ये देखेंगे, अब ये प्रॉफिट यानी ये समझो क्या बन गया भाई, एक प्रोडक्ट पर 20 रुपए का प्रॉफिट, तो एक्स हमने मान लिया कि मान लो ये इस कंपनी को बनाने चाहिए एक्स प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ शू और वाई प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स। समझ में आ रही बात ना? तो सर एक प्रोडक्ट पर 20 रुपए का प्रॉफिट, तो एक्स प्रोडक्ट पर 20x, एक प्रोडक्ट पर दूसरे वाले एक प्रोडक्ट पर 10 रुपए का प्रॉफिट, तो वाई प्रोडक्ट पर 10y का प्रोडक्ट, टोटल प्रॉफिट सर 20x प्लस 10y। क्लियर हो रहा है? तो सर इसी को मैक्सिमाइज करना है, मेनली हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। क्लियर? अब इसको मैक्सिमाइज करने का जो आपको शेडेड पोर्शन मिला है, इसी कंस्ट्रेंट के अंदर रहना है। दिस इज द कंस्ट्रेंट, दिस इज योर रेंज, इसके आप बियॉन्ड नहीं जा सकते। कुछ बात समझ में ना? आप इसी के भीतर रह करके सबसे अच्छा सॉल्यूशन ढूंढेंगे। समझ रहे हो ना? बार बार कह रहा हूं कि आपको अगर ये कहना है कि लोगों का लाइफ स्टाइल हमें ऊंचा करना है, तो लोगों का लाइफ स्टाइल ऊंचा करने के लिए उनको अमेरिका या स्वीडन नहीं भेजेंगे। हम कहेंगे भाई भारत में ही रह के लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा करना है। और मैं बार बार कह रहा हूं ये प्रोजेक्ट्स इंजीनियर्स के सामने आते हैं। आपको लगता है केवल इंजीनियर का काम बिल्डिंग बनाना या इंजन बनाना है? इंजीनियर्स का काम मेरे प्यारो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ही है। सबसे मेन काम तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। लोगों के जीवन को आसान बनाना साइंस और इंजीनियरिंग का ये काम है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? आसान बनाना, जीवन को आसान बनाना। तो लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमम सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। और खास तौर से बार बार आपको कह रहा हूं, अगर आप अपर लेवल पर कहीं डिसीजन मेकिंग बॉडी में बैठे हैं, जहां डिसीजन लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी का पार्ट है, तो फिर आपके ये स्किल्स बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा काम। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पता लगा आप अभी कम से कम छठे पायदान पे थे, कंपनी के छठे लेवल के एम्प्लॉय थे, लेकिन आपके किसी एक डिसीजन ने कंपनी को इतना प्रॉफिट पहुंचा दिया कि सबसे ऊपरी पायदान पर आपको ले जाके बैठा दिया कंपनी ने। समझ में आ रही बात है ना? ये बहुत काम की बात बता रहा हूं। ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग बॉडी का जब आप पार्ट होते हैं तब ये बहुत काम देता है। ठीक, अब आ जाओ मैक्सिमाइज कैसे करेंगे प्रॉफिट को? तो सर यहां लिख लेंगे हम लोग क्या बताइए, इधर लिखेंगे पॉइंट्स। ठीक है ना? एक तरफ लिख लेंगे पॉइंट और एक तरफ लिख लेंगे सर ये जो z बराबर कितना है 20x प्लस 10y। इसकी वैल्यूज निकाल के देखेंगे। सर पहले पॉइंट पे देखते हैं 15,0 पर। बताइए 15,0 पर यहां रख के देखिए, x की जगह 15 और y की जगह 0, तो 15 इंटू 20 सर 300 प्लस 0 मतलब आंसर आ गया 300। सर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 40,0, तो 40,0 पर यह आ जाएगा 40 इंटू 20 मतलब कितना, अरे नहीं 800 भाई, 40 इंटू 20 800। ठीक है ना? और ये कितना हो जाएगा 0, तो मतलब कितना हुआ 800। और सर एक बार हमने लिया 4,18, तो बताइए भाई 4,18 पर कितना आएगा 20 चौक 80, 80 तो ये हो गया प्लस और 180 कितना आ गया 260। बहुत अच्छे। और एक बार हमने लिया 6,12, तो बताइए 20 इंटू, अच्छा हाँ चलो वैसे रख लेते हैं 26 जा 120। और सर ये भी कितना 120 कितना आ गया 240। आप मुझे बताइए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? बहुत बढ़िया। आप क्या सॉल्यूशन सुझाएंगे? आप कहेंगे सर बिना बात फर्जी का ये जो सॉक्स बनाने का आपने चक्कर पाला हुआ है ना, इसको बंद करिए, इसे चक्कर मत पड़िए। नहीं समझे? मतलब क्या सर बेहतर होगा कि जूता नहीं है, हमें जूता प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है, हम काहे लिए बिना बात, इसके लिए अलग से एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं, मतलब बहुत दुनिया भर के तामझाम हो रहा है, इसके चक्कर में मत पड़िए। सबसे बेहतर सॉल्यूशन होगा, क्यों कह रहा हूं ये जो आपको 15,0 है ये बता रहा है कि 15 पेयर ऑफ शू बनाइए, 0 पेयर ऑफ सॉक्स बनाइए, मतलब सॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने सर 40 पेयर ऑफ शू बनाए और 0 पेयर ऑफ सॉक्स, मतलब सॉक्स बनाए नहीं रहे, 40 पेयर बना दिए, और ये 40 बन जाएंगे क्योंकि आप उसी कंस्टेंट में रह करके ये काम भी कर सकते हैं। बड़े काम की बात बता रहा हूं, मतलब जिस सिनेरियो में आप हैं उसी सिनेरियो में रहकर आप सॉक्स का प्रोडक्शन बंद करिए और सीधे शूज बनाना स्टार्ट करिए, और 40 शूज आप उतने ही टाइम में उन्हीं मशीनों से उन्हीं एनवायरनमेंट में रहकर बनवा सकते हैं। तो अपने उन्हीं एम्प्लॉय का फायदा आप अच्छे से उठाइए ना। कहां 300 रुपए का प्रॉफिट, कहां 800 रुपए का प्रॉफिट, 500 पर डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यही बार बार कह रहा हूं, यही मैनेजर्स की और इंजीनियर्स की सबसे बड़ी काबिलियत होती है कि वो कैसे प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं। और अच्छा अब हम कहेंगे सर फिर ये तो कोई भी नहीं बनाएगा, फिर सॉक्स कोई क्यों बनाएगा, फिर तो सॉक्स बनना ही बंद हो जाएगा। भाई इस कंस्ट्रेंट में रह करके सॉक्स बनाना फायदे का सौदा नहीं है, नुकसान का सौदा है। किसी दूसरे कंस्ट्रेंट में जाकर के सॉक्स बनाना सर फायदे का सौदा है। मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूं सर, इंडिया में रहकर सॉक्स बनाना फायदे का सौदा है, बांग्लादेश में जाकर सॉक्स बनाना फायदे का सौदा है। कुछ बात समझ में ना सर, बांग्लादेश में सर कपड़ा जूट और ये सब की खेती, मतलब कुल मिला धागा वागा इसका
बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, वहाँ रॉ मटेरियल इजीली मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, लेबर आसानी से मिलेगी, सस्ती लेबर मिलेगी। समझ में आ रही बात ना? तो सर वहाँ पर आप ये प्रोडक्शन करेंगे ना तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आप इंडिया में रह करके सॉक्स बना रहे हैं, बिना बात आपको पहले वहाँ से माल मंगाना पड़ रहा है, फिर यहाँ पर आप उसको फॉर्म मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सॉक्स की यूनिट लगानी है तो वहाँ जाके लगाइए। इसीलिए तो अमेरिकन कंपनी इंडिया में आके, अमेरिका कंपनी चाइना में जाके, अमेरिका कंपनी सिंगापुर में जाकर के कंपनीज लगाती हैं। समझ में आ रही बात ना? आपको मसाले का बिजनेस करना हो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। आपको मसाला का बिजनेस करना हो भाई, ठीक है ना? मसाला मतलब कौन सा? गरम मसाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? उसके नहीं, क्या कहते हैं उसको, तो कहता है पता नहीं कमला पसंद और पता नहीं कौन सा पसंद, ठीक है ना? अरे हाँ वो विमल, वो देखो वो सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब विमल ही खा के उनको अंदर की बात समझ में आती है। तो खैर सुनो, कुल मिला के मैं गरम मसाले की बात कर रहा हूँ। तो अगर गरम मसाले का, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आपको गरम मसाले का बिजनेस करना है तो भाई आप बिना बात उसका प्लांट यहाँ लखनऊ में, यूपी में क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ लगाते हैं तो आपको मान लीजिए काली मिर्च चाहिए, लौंग चाहिए, तो वो सारी चीजें आप कहाँ से लाएंगे? साउथ से लाएंगे। कुछ बात समझ में ना? क्योंकि उनका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? साउथ में। तो सर आपका ना बिना बात का कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपको सजेशन क्या देगा मैनेजर? यहाँ ना लगा के प्लांट आप वहाँ लगाइए, अगर आपको यही काम करना है तो। कुछ बात समझ में ना? अभी कोई डाउट तो नहीं ना? मिनरल वाटर का प्लांट आपको चेन्नई में लगाने की कोई सलाह देगा क्या? और अगर देगा तो उससे बड़ा बेवकूफ नहीं, उसको जल्दी से तुरंत बाहर कर देना चाहिए कंपनी से, ठीक है ना भाई? चेन्नई में पहले ही पानी के क्या है, पीने के पानी की स्कैसिटी है, ठीक है ना, मतलब कमी है। आप कह रहे हो वहां पे ले जाके मिनरल वाटर का प्लांट लगाते हैं, भाई वहां जब पानी ही नहीं है, वहां की गवर्नमेंट ही इजाजत नहीं देगी, पहली बात तो आपको। कुछ बात समझ आ रही ना? यही तो दिक्कत है, पीने के पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है। नहीं तो वहां आए दिन क्या है, आए दिन फ्लड है, देखे ना, आप देख ही रहो। बहुत अजीब सी सिचुएशन है कि मतलब पानी देखने में इतना ज्यादा है जिसका कहना नहीं, और पीने के पानी की कमी है। समझ में आ रही बात ना? खैर, तो अभी कुल मिला जुलाकर आपको इससे सबसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या मिला सर? 40,0, मतलब कुल मिलाकर एक्स ए टाइप के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहिए 40 और बी टाइप के प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए। क्लियर है? ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमेशा मत सोचना ऐसा, मैं फिर कह रहा हूं। अच्छा यहां अभी क्या किसी किसी के दिमाग में आएगा, सर ये तो देख के ही समझ में आ रहा था कि सर शूज पे प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए, सॉक्स पे प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए। ऐसा नहीं है, इस चक्कर में मत पड़ जाना कि ऐसा, ये तो पहले ही पता है। अगर इतना ही आसान मैनेजर बनना होता तो फिर सब कह दिया करते हैं जो महंगी बिकेगी चीज उस पर ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात ना? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, प्रोडक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपका प्रॉफिट इस पे ज्यादा था या इस पे ज्यादा था। इस क्वांटिटी को देखकर मत कहिएगा कि सर इस पे पहले से ही प्रॉफिट ज्यादा था, हमें पता है ना? हाँ वेरी गुड। वो तो ऐसा भी हो सकता है ना भाई, अलग अलग कंडीशंस में सेम आंसर आ सकता है। समझ में आ रही बात ना? तो इसका मतलब आपको अभी फिलहाल तो यही चाहिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अगला आप करेंगे खुद, ठीक है ना? हाँ मतलब देखो मैंने सारी कहानी समझा दी और जो मेन मुद्दा था वो बताया नहीं आपको। अगर मुझे इसी क्वेश्चन के इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना होता, अभी फिलहाल मैंने मैक्सिमाइज करना था, ठीक है ना? क्या करना था? मैक्सिमाइज। मैंने इसको लिखा नहीं, आपने पूछा भी नहीं मुझसे कि सर बताइए तो पहले मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। वैसे जब हम बात प्रॉफिट की कर रहे हैं तो समझ में ही आ रहा है कि उसको मैक्सिमाइज करना है। क्लियर? तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमने क्या किया? ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढा 40,0। और अगर मान लो यही किसी चीज की कॉस्ट होती, ठीक है ना, तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते। अब मिनिमाइज करते तो सबसे मिनिमम सॉल्यूशन इस पे आता, तो हम कहते हैं सर 6,10 होता हमारा। मेरी बात समझ में आ गई ना? बहुत अच्छे। तो मैक्सिमाइज करना होगा तो अलग होगी कहानी और मिनिमाइज करना होगा तो अलग होगी कहानी। क्लियर? बहुत अच्छे, ठीक है। अभी तुम्हें बताते हैं, बाकी लोग भाई तब तक कर लें जरा, फिर नया क्वेश्चन दूंगा। सुनो भाई दूसरा क्वेश्चन देखो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में आपको देखिए ध्यान से सुनिएगा, बार बार कह रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। दिया गया z इक्वल टू 3x प्लस 9y, यानी z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना? इसको क्या करना है? हमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 9y। और इक्वेशंस दी गई हैं बहुत कम बहुत छोटी छोटी। मतलब मैंने जो क्वेश्चन लिया था वो मैंने बहुत अच्छा लिया था। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन 2 इक्वेशन के दिए हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी इक्वेशन। x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60 और दूसरी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? अब देखिए इस और एक दी है x लेस देन और इक्वल टू y, समझ रहे ना? x लेस देन और इक्वल टू y। और एक इक्वेशन दी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको इस कंस्ट्रेंट में रहते हुए ऊपर दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। कर पाएंगे?
कोशिश करिए जल्दी से, ठीक है ना। एक बार चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सुनो, सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा सर, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सर ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस बना लेंगे, ठीक है ना। ये एक्स एक्सेस हो गई, ये आपकी वाई एक्सेस हो गई, ठीक है। अब देखो पहली इक्वेशन उठाना, पहली इक्वेशन, ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। जब हम इक्वेशन के कॉर्नर पॉइंट ढूंढते हैं तो इक्वल में लिख देते हैं उसको। तो x बराबर 0 रखो, y बराबर बताओ 20। तो सर एक पॉइंट तो मिल गया 0,20। फिर एक बार सर y बराबर 0 रखो, तो x बराबर बताओ 60। तो सर ये 0,60 मत लिख देना गलती से भी, 60,0 होगा। सेकंड वाली इक्वेशन उठाओ सर, सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब इसको इक्वल टू 10 ले लेंगे। तो सर एक बार x बराबर 0 तो y बराबर 10, इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट हो गया 0,10। और एक बार y बराबर 0 तो सर x बराबर 10, तो इसका मतलब 10,0। क्लियर है। ये जो आपको कहा जाता है ना कि भाई मैथमेटिक्स का बंदा या पीसीएम वाले तो कहीं भी चले जाते हैं, और बायोलॉजी में एक प्रॉब्लम, उसमें कंस्ट्रेंट आ जाता है कि जो काम मैथ्स वाला कर सकता है बायो वाला नहीं कर सकता है। लेकिन बायो वाले के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैथ्स वाले भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वाला फिट बैठ जाता है बहुत सारी जगहों पर, वो सब इतनी सारी चीजें सिखाई जा रही हैं यार, कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। अब यहाँ आपके अंदर मैनेजरियल स्किल्स डाली जा रही हैं कि अब हम ये जो कर रहे हैं ना, एक बार ये 0 तो ये, एक बार ये 0। वो जो कंपनी में बैठ करके आप देखते होंगे कि बहुत सारी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली टीम बैठी है और उस पर R&D वाली टीम बैठ के काम कर रही है। हमें लगता है पता नहीं करते क्या रहते हैं, पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, उसी बीच में चाय पीते रहते हैं, कभी इधर उधर घूम टहल रहे हैं। तो घूमना टहलना इसलिए करते हैं ताकि थिंकिंग, समझ लो ना, आराम से सोच सकें। बहुत इसीलिए कहा था डिसीजन मेकिंग बॉडी में बैठना कोई इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। ओके, तो देखो अब x बराबर 0, y बराबर 10, y बराबर 0, x बराबर 10 हो गया जी। ओके, एक और देखो अब तीसरी लाइन, भाई ध्यान लगाओ, y बराबर x या x बराबर y, बात एक ही है। अब y बराबर x और x बराबर y में जब एक बार x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। तो सर एक पॉइंट तो आ जाएगा 0,0। लेकिन अब सर y को 0 तो अपने आप ही आ गया, तो अब y को 0 रखना बेहतर नहीं होगा, अब कुछ भी एक और रख लो। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1। तो अब देखो इन सारे पॉइंट्स को यहां शो करो, ये x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये तो हो गई पहली बात, y इज इक्वल टू 0 की लाइन, x एक्सेस होती है y इक्वल टू 0 की लाइन, और y एक्सेस होती है x इक्वल टू 0 की लाइन। क्लियर। अब देखो पहली वाली लाइन कहां है सर, ये रहा 0,20, 60,0। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20 ये रही, और 60,0 सर ये रहा। समझ में आ रही बात ना। तो ये ले लिया मैंने एक पॉइंट 60,0, और ध्यान दीजिएगा ये ले लिया हमने 0,20। इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये रही सर। इस लाइन के ऊपर पहले लिख लो क्या, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। वरुण ध्यान समझना, ठीक है। ओके, दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 10। सर इसके लिए पॉइंट क्या है 0,10, तो 0,10 इसके नीचे कहीं होगा, बस आइडिया से लिखना होता है, आइडिया से केवल लिखना होता है, बहुत ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है। 0,10 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 10,0। तो ये हो जाएगा आपका 10,0। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। एक हो गया 0,10 और एक हो गया 10,0। चलो जी, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। अरे यार आपकी बार खिसक गया, नहीं तो हमेशा खिसकता नहीं मेरा पॉइंट, ठीक है ना। ये क्या हो गया 10,0। अब ऐसे ही लेने दो उसको। तो देखो अब आप वहां इसके लिए लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना। ओके, अब 10,0। अब इसके बाद क्या दिया, x इक्वल टू वाई। सर ये x इक्वल टू वाई की लाइन ये होती है, ये y इक्वल टू x या x इक्वल टू वाई। बात समझ में आ रही है। और बाकी क्या है x एक्सेस y एक्सेस। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। सर हमने इस वाली लाइन के ऊपर लिख लिया क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इस वाली इक्वेशन के ऊपर लिख लिया क्या, y बराबर x। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ठीक है। अरे रुक जाओ, छोड़ो, देखो ध्यान सुनो। अब सबसे पहली बात इस वाली लाइन पर बताओ, इस वाली लाइन पर सर इसमें क्या है लेस देन और इक्वल टू। तो अभी हम अपने मन में रखेंगे बस कि इसके नीचे आएगा, अभी एकदम से शेड नहीं करने बैठ जाएंगे, इसके नीचे आएगा। y बराबर x वाली में क्या कहा है, नहीं x लेस देन y, x की वैल्यू y से छोटी। इधर जाओगे, इधर जाओगे x की वैल्यू y से बड़ी हो जाएगी, तो इधर जाओगे तो x की वैल्यू y से कम, क्योंकि y इसमें बढ़ रहा है और x क्या है कम है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो x लेस देन और इक्वल टू y,
समझ में आ रही बात ना? कौन सा वाला रीजन सर? ये रहा, ये वाला रीजन जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। इसके लिए क्या कहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसके ऊपर हाथ रखा सर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो सर मेरे को ना पता चल गया इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके इधर, और इसके तो इधर ही रहेगा हमेशा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सर कौन सा रीजन शेड होगा? ये वाला रीजन शेड होगा, ये वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब अविनाश अब बताओ, अविनाश पक्का? बहुत अच्छे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,10, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,20, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। बताओ इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? सर इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये कौन सी है? y बराबर x, और ये कौन सी है? x प्लस वाई बराबर 10। तो सर x की जगह पर, इसकी y की जगह पर भी क्या रख दो? x बराबर कितना? 10। तो बताओ x बराबर कितना? हाँ 5, और सर x की वैल्यू तो y बराबर भी 5। तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5,5। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? कृष्णा ध्यान दो, है ना? अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब सबको परेशान ना करो, बाकी लोगों को भी सीखने दो, बेचारे बच्चे बहुत कमजोर हैं सब, है ना? अभी ध्यान दो, ठीक है ना? तुम होशियार हो तो बाकी सब थोड़ी ना होशियार हैं, ठीक है? अभी ध्यान लगाओ, ठीक है? 5,5। अभी बताओ, आगे बढ़ो। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ कैसे निकालूंगा कृष्णा? इस वाले के सर x बराबर y, और ये वाली लाइन की इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। सर यहाँ x की जगह पे y रख देंगे, तो y प्लस 3y बराबर 60, इसका मतलब 4y बराबर 60, इसका मतलब y बराबर 15। सर y की वैल्यू अगर 15 तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 15। तो सर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 15,15। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? एक जगह पॉइंट लिखने हैं और एक तरफ z बराबर कितना? 3x प्लस 9y। अब इसमें बस क्या करना है बताओ? पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ भाई। सबसे पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,20, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,10, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,5, और तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 15,15। अब जरा इस पे बताओ 0,20 पे यहाँ रख के देखो, 0 और 20 180 आएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, सर 90 आएगा, x की वैल्यू 5 मतलब 15, और 9 45, 15 45 60। यार मेरा अलग अलग क्यों आ रहा है? सही आ रहा है? ओके ठीक है। तो 0,10, हाँ ठीक है ओके। अब देखिए 15,15, 15 पर 180 आ रहा है, ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सर 180 इस पर भी आ रहा है और 180 इस पर भी आ रहा है। मेरी बात को समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। इसका मतलब सर आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आपका मन करे तो ये वाला ऑप्शन चुन लीजिए, आपका मन करे तो ये ऑप्शन चुन लीजिए, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना था और मैक्सिमाइज दो जगह पर हो रहा है। तो these two आर ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मतलब आप इसका प्रोडक्शन कितना करिए? 0, नहीं सॉरी प्रोडक्शन नहीं करना है, हमें प्रॉफिट लाना है, ठीक है? तो ये हम लोग 0 और ये 20 अगर बेच ले जाएं, मतलब y वाला प्रोडक्ट 20 बेच लें और x वाला एक भी ना बेचे, ठीक है ना? तो हमें तब भी प्रॉफिट उतना ही मिलेगा। और अगर हम सर ये दोनों 15-15 बेचे तो भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। अब ये आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मन कर रहा है वो करने का। फिलहाल मैच करा, दोनों से सोल्यूशन सेम आएगा। बोलो कोई डाउट हो तो? 100%। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें पूरे चैप्टर में, ठीक है ना? आप जाएंगे तो पहली एक्सरसाइज उठाइएगा, क्वेश्चन करने शुरू कर दीजिएगा, उससे ज्यादा इसमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है? एक क्वेश्चन और करा लूं क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसे ना बोला करो। कोई बात नहीं, है ना? लिखो ये तो मुझे आसान लगा। ये लिखो भाई जल्दी से, यहां लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, अब इसको मिटाता नहीं है जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, z इज इक्वल टू, जितनी जल्दी आप ये क्वेश्चन कर देंगे उतनी जल्दी हम लोग दूसरे फेज में आ जाएंगे, ठीक है ना? 4x प्लस वाई, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई, है ना? 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 90, और भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया, प्लीज जल्दी से कर दें। सिर्फ दो इक्वेशन, दो लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना? मतलब दो लाइंस दी गई हैं, दो लीनियर इनइक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है ना? और बाकी ये तो दो रहती हैं कंस्ट्रेंट्स सब में, ठीक है ना? तेजी के साथ मुझे इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताइए। अच्छा इसको करना क्या है? मैक्सिमाइज करना है फिलहाल, लेकिन भाई कभी कभी मिनिमाइज भी आएगा, ये मत सोचना कि हर बार सर आप मैक्सिमाइज ही दे रहे हैं।
बताओ वो कृष्णा, अगर मैक्सिमाइज के बजाय मिनिमाइज आ जाता तो क्या करोगे? वही काम करना, सेम सब कुछ, बस लास्ट में देखा जिसमें मिनिमम। अगर इसी में मिनिमाइज आता तो हम कहते सर 5,5 हमारे लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। समझ गए? बहुत अच्छे। चलिए आज के लिए इतना, नहीं कर लीजिए पहले है ना, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन पूरा कर लो, ठीक है ना, जल्दी से। ये लो करो जल्दी पूरा, जल्दी है ना, तेजी के साथ। और फिर आज जाकर के क्वेश्चंस लगाइएगा, कल की क्लास में आपके डाउट्स भी बता दूंगा, ठीक है? सुनो, ये यहां पर लेस देन इक्वल टू है, ठीक है? आ जाएंगे ना आप 4 पॉइंट? बहुत अच्छे। 3x + y लेस देन और इक्वल टू 90 कर लीजिएगा। अच्छा वो था, उसका भी आंसर आपका सही आ जाएगा फिर, इसका मतलब जो आप बता रहे हैं वही सही होगा इसका मतलब, है ना? ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब वो बेहतर होगा, लेकिन इसके हिसाब से बताओ जल्दी से निकाल करके, ठीक है ना? तो अगर ये यहां पर भी लेस देन इक्वल टू 90 हो, है ना? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को इसका। देखो कुछ नहीं है, एकदम सीधा साधा। जब आप ये दोनों इक्वेशन बनाएंगे, यहां थोड़ी गलती, इसको ध्यान सही कर लीजिएगा। जब ये दोनों लाइन की इक्वेशन यहां पर बनाएंगे ग्राफ पे, तो आपको रीजन कुछ इस तरह का मिल रहा होगा मेरे हिसाब। देखना जरा, ऐसा कुछ आ रहा है कि आप लोगों का शेडेड रीजन ऐसे, ये वाला ऐसा कुछ करके आ रहा होगा, है ना? ये वाला पोर्शन शेड हुआ होगा, ठीक है? तो इस पोर्शन में आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आए हुए? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, तो ये तो ओरिजिन हो गया। और इसमें एक पॉइंट आया होगा 30,0, और एक पॉइंट आया होगा भाई 20,30, और एक पॉइंट आया होगा भाई यहाँ पर क्या, बोलो ना बच्चों, 50,0,50। तो इन पांचों पॉइंट पर, इन चारों पॉइंट के आपको क्या करने हैं? बस इन पर सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे बेहतर सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा 30,0 पर। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना?